स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। मैं अपने चैनल पे अपने द्वारा लिखी हुई फैन फिक्शन हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस और फैन फिक्शन स्टोरी पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फाइनली एक छोटे से गैप के बाद मैं वापस आ गई हूँ अपने चैनल के और एक नई स्टोरी के साथ। इस 1 वीक में मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक, काम और बहुत ज़्यादा अंदर से पॉजिटिव फील कर रही हूँ। अब आगे से मैं कोशिश करूँगी कि जिस टाइप से आपको स्टोरीज पसंद हो मैं वैसे एक्सप्लेन करूँ। इस कुछ टाइम में मैंने 2-3 चीज़ ऑब्जर्व की हैं जो मैंने पहले भी ऑब्जर्व की थी, पर लास्ट 2-3 स्टोरी में मैं इग्नोर मार गई थी कि बहुत लंबी स्टोरी खींचने का कोई फ़ायदा नहीं। शॉर्ट में लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। दूसरा, आप लोगों को मेरी वो स्टोरी ज़्यादा पसंद आती है जिसमें मैं थोड़ा सा सस्पेंस, थोड़ा सा ट्विस्ट और टर्न लाती हूँ, और इसी कारण अब मैं ये इसी टाइप की स्टोरी ला रही हूँ। ये आप नाम से समझ गए होंगे, स्कूल बुलिंग के ऊपर है, लेकिन ये बाकी सारी स्कूल बुलिंग वाली जो आपने फैन फिक्शन सुनी होगी उनसे बहुत डिफरेंट है। मैं पहले भी आप लोगों से आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते थे कि दीदी आप स्कूल बुलिंग पे कोई फैन फिक्शन लाओ, पर मैं नहीं ला पाती थी क्योंकि जब भी मैं लिखने की कोशिश करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है। कहीं ना कहीं अगर स्कूल बुलिंग में रोमांस घुसाना है तो वो ही बहुत सारे फैन फिक्शन सुने हुए पढ़े हुए उन्हीं जैसी स्टोरी बाहर आ रही है। इससे मैंने बहुत डिफरेंट और कुछ हट के ट्राई किया है। ये स्कूल बुलिंग स्टोरी बुलिंग पे ज़्यादा और रोमांस थोड़ा कम होगा। यहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट है, टर्न है, सस्पेंस है, ऐसा कुछ है जो बहुत लोगों से छुपा हुआ है और जो आपके स्टोरी के एंड तक आएगा। अगर आप रोमांटिक वाली खूब सारा प्यार रोमांस भरी वाली स्टोरी सोच रहे हैं तो ये उस टाइप से नहीं है। रोमांस ज़रूर है, हमारे विंग और वांगी एक साथ है तो रोमांस क्यों नहीं होगा, लेकिन हाँ उस लेवल का नहीं होगा। यहाँ पे आपको सस्पेंस मिलेगा, हर पार्ट में आपको कुछ राज, कुछ सस्पेंस सुनने को मिलेगा और नेक्स्ट पार्ट में उस क्या होगा वो जानने की इच्छा बनी रहेगी। ये मैं अटैम्प्ट कर रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट टाइप के स्कूल बुलिंग फैन फिक्शन लिखने का ट्राई कर रही हूँ। आप मुझे इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये आपको अटैम्प्ट कैसा लगा। दूसरा, मैं अपनी एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी सब्सक्राइबर हैं शबनूर, उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगी। शबनूर ने मेरी हेल्प करी है। थोड़ा सा मुझे स्कूल बुलिंग का आइडिया नहीं है पर्सनल लाइफ में, सच कहूँ तो इंडिया में तो मैंने नहीं सुना, ना कभी कोई बात सुनी, ना कभी ऑब्जर्व किया, ना मुझे ऐसा कभी इंट्रैक्शन हुआ है। अधिकतर बस फैन फिक्शंस के ड्रामाज या एक तरीके से मागाज सी ड्रामाज में मैंने देखा है। तो सभी शबनूर ने मेरी थोड़ी मटेरियल में हेल्प करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारे मागास मेरे लिए पढ़े और उनकी स्टोरी शॉर्ट में मुझे रिकॉर्ड करके भेजी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शबनूर। वैसे तो मैं इंस्टा पे आपको थैंक यू बोल चुकी हूँ, लेकिन मैं पर्सनली वीडियो में आपको थैंक यू बोलना चाहती थी तो मैंने बोल दिया। चलिए अब स्टोरी पे आते हैं। स्कूल बुलिंग, कितने सारे लोग इन चीज़ों को इग्नोर मार देते हैं। ये बुलीज सोचते हैं कि क्या हो गया, वो एक कमज़ोर के साथ थोड़ा मजाक कर रहे हैं, उसके साथ थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मस्ती उस इंसान के लिए सिर्फ एक मस्ती होती है? जो इंसान इस चीज़ को फील करता है उसके लिए ये क्या बड़ा ट्रॉमा होता है, ये तो सिर्फ वही बता सकता है। कितने सारे लोग एशिया में, खासकर कोरिया, चाइना और जापान में स्कूल बुलिंग के कारण सुसाइड करते हैं। इन तीनों कंट्रीज़ का नाम स्कूल बुलिंग में काफ़ी ऊपर है। वैसे ही एक चाइना भी था। चाइना के एक नॉर्मल से हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा आज अपने आप को ख़त्म करने के लिए इस बड़े से स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ है। आज बारिश हो रही है, लगातार इस बहती हुई बारिश में उस पर्सन की आंखों के आंसू, शरीर की चोट और दिल में अब ना जीने की चाह, तीनों अब बहुत ज़्यादा उसके दिमाग को टेक ओवर कर चुकी है। वो ऐसे खुद को ख़त्म नहीं करना चाहता था, वो अपने जीवन में कुछ करना चाहता था। अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करता था। जियांग फैमिली का सबसे छोटा बेटा जियांग वुशियान सबका लाडला है। वो घर में सबसे छोटा है और सबकी जान है, खासकर अपनी मदर और अपनी सीजे की। उसकी मदर मैडम यू तो जियांग वुशियान के लिए जैसे बिल्कुल जान छिड़क के रखती हैं। हर चीज़ हमेशा जियांग वुशियान की चॉइस की होती है। वैसे ही उसकी सीजे हैं जो अभी तो कॉलेज के लिए दूसरी सिटी में चली गई हैं, लेकिन हमेशा वुशियान से बात करना नहीं भूलती। वहीं वो वुशियान आज अपने माँ बाप के प्यार, अपने भाई बहनों के प्यार, सबसे ऊपर उन्हें छोड़कर कुछ भी और चीज़ को सोच रहे हैं। उसके दिमाग में इस समय सिर्फ सबसे इजी इस पेन को ख़त्म, इस हेल को ख़त्म करने का रास्ता सिर्फ ये मौत दिख रही है। और वो इसी कारण उस बड़ी सी बिल्डिंग से 8th फ्लोर से जंप लगा देता है। जब एक बहुत ज़ोर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है
तो उससे गार्ड्स जो इस समय इस बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए जैसे गार्ड बैठे होते हैं, उन लोगों का ध्यान भी उस तरफ चलता है और वो दौड़ के उस तरफ देखते हैं। एक मासूम सा 17-18 साल का एक यंग बच्चा इस समय फ्लोर पे पड़ा हुआ है। उसकी बॉडी में, पूरी बॉडी में चोट है और लगातार खून बह रहा है। इस हालत को देख के लोग जल्दी से फ़ोन करते हैं और तुरंत एम्बुलेंस से उस पर्सन को इस सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जैसे ही उसके आने की खबर उसके घर तक पहुंचती है तो उसकी फैमिली का तो जैसे सर पे पहाड़ टूट जाता है। जहां एक तरफ जियांग फैमिली तो इस सुन के ही फ्लोर पे बैठ जाते हैं, वहीं मैडम यू जो मॉर्निंग से परेशान है कि आज उनका छोटा बेटा, उनका आशान सुबह से आज उन्हें कहीं मिल नहीं रहा है। आज तो स्कूल भी ऑफ था और उसका फ़ोन भी घर पर है। वो अपने आशान के लिए पहले से बहुत परेशान थी। जब वो अपने हस्बैंड को ऐसे फ्लोर पे रोते हुए देखती हैं तो वो घबरा के, क्या हुआ, किसका फ़ोन था, क्या 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 ये आशान का फ़ोन के लिए खबर थी, कहाँ है आशान, कहाँ है मेरा आशान। मैडम यू अब जैन फैमिया से पूछने लगती है या जैन फैमिया रोते हुए बताते हैं कि वो इस समय सिटी हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही जैसे मैडम यू भी घबरा के पीछे की तरफ गिर जाती है। वहीं सीढ़ियों पे खड़ा जियांगचान भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से उतरने लगता है। वो तो इतनी जल्दी से उतरता है कि वो कुछ सीढ़ियाँ तो ऊपर से जंप ही लगा देता है, जिसके कारण वो फ्लोर पे बहुत जोर से धड़ाम से गिरता है। लेकिन उसे इस समय इस चोट से ज़्यादा अपने छोटे भाई की फिक्र थी, इसलिए वो भी अब अपनी मदर और फादर के पास पहुँचता है। ये तीनों यहाँ से तुरंत सिटी हॉस्पिटल के निकल जाते हैं। यानी इस शहर में अभी नहीं है तो उस तक ये खबर अभी नहीं पहुंची। सिटी हॉस्पिटल में पहुंचते इमरजेंसी में जब अपने बेटे की हालत देखते हैं तो मैडम यू तो बेहोश ही हो जाती है। वो इतनी ज़ोर अपने बेटे को इस हालत में देख के शॉक में बेहोश हो गई, जिसे अब जनचा संभाल रहा है वो और अपनी मदर को संभाल रहा है। वहीं मैं जैन फैमिया कांपते हुए हाथों से अपने बेटे के चेहरे से थोड़े बाल हटाते हैं। उनका ब्यूटीफुल सा क्यूट सा जियांग वुशान, घर का लाडा आशान आज इस तरीके से इस बेड पे पड़ा है। ये चीज़ उनके लिए भी बहुत बड़ी शौक थी। क्या क्या हुआ है जो वो यहाँ पहुँच गया, ये क्वेश्चन उनके दिमाग में है और इनका जवाब के लिए वो हॉस्पिटल के कुछ लोगों से पूछते हैं जिन्होंने अब तक आशान को यानी उनके जियांग वुशान को अभी तक ट्रीटमेंट भी नहीं की थी, क्योंकि उन्हें ये सुसाइड केस लग रहा था। अब बिना पुलिस के या बिना फैमिली मेम्बर के वो इसे टच नहीं करना चाहते थे। तो शायद जियांग वुशान की किस्मत अच्छी थी कि जैसे ही स्कूल से जैन फैमिया को खबर पहुंची तो एम्बुलेंस के साथ ही ये लोग यहाँ पहुंचे थे, जिसके कारण तुरंत ही अब जियांग वुशान का ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। वही जब ऑपरेशन थिएटर में वुशान का ऑपरेशन हो रहा है तो कुछ जूनियर्स को भी वहाँ पे बुलाया गया है। अधिकतर जो ट्रेनिंग या एकदम स्टार्टिंग के जो इंटर्नशिप के टाइम समय डॉक्टर्स आते हैं, उन्हें इस तरीके से बड़े बड़े डॉक्टर अपने साथ ऑपरेशन थिएटर में रखते हैं तो ताकि वो ऑब्जर्व करके उसके नोट्स बना सके और इन चीज़ों को नोटिस रखें, ताकि इमरजेंसी में अगर वो यहाँ ना हो तो ये जूनियर डॉक्टर भी पेशेंट को हैंडल कर सकें। इसी कारण यहाँ जो 2-3 जूनियर्स डॉक्टर खड़े थे, उनमें से एक जैसे ही इस पर्सन के यानी जियांग वुशान के चेहरे से खून साफ होते हुए इस पर्सन का चेहरा क्लियरली देखती है तो उसके हाथ से उसकी नोटबुक जोर से नीचे गिर जाती है, जिसके कारण उसके साइड के खड़े हुए डॉक्टर्स उसे होश में लाते हैं, जिससे वो घबराते हुए अपना नोटबुक उठाती है और उसकी भी आंखों से अब लगातार आंसू बहने लगते हैं। कितनी हैरानी की बात है, जब वेंचिंग इस पर्सन को देख रही है, ये कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वेंचिंग है, पर वो शौक है कि ये यहाँ क्या कर रहा है और ऊपर से ये बिल्कुल अलग क्यों दिख रहा है, इसके बाल इतने छोटे कब हो गए और इसके चेहरे पे ये वो क्यों नहीं है, यानी एक मोल जो उसके लिप्स के नीचे रहता है, ये विंग है या कोई और है। कहीं ना कहीं वेंचिंग के दिमाग में ये सवाल उठता है और जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है तो वेंचिंग बिना मौका गवाए सबसे पहले ऑपरेशन थिएटर से निकल के अपने फ़ोन से एक रिंग मिलाती है, जिसको दूसरी साइड से उसका भाई यानी वैनिंग उठाता है। वैनिंग अपनी सिस्टर को इतने घबराते हुए आवाज़ में बार बार, विंग कहाँ है, विंग तुम्हारे साथ है क्या, मेरी विंग से बात करो, तुरंत मेरी विंग से बात करो। जे क्या हो गया है आपको, आप अचानक से इतनी घबरा क्यों रही हैं, विंग मेरे साथ ही है, मैंने कहा मेरी उससे बात करो, मुझे उसकी आवाज़ सुननी है। कहीं ना कहीं वेंचिंग सिर्फ इस समय कुछ नहीं चाहती, विंग की आवाज़ सुनना चाहती है। और विंग तुरंत, हेलो, हाँ जी क्या हुआ, मैं यहीं हूँ वैनिंग के साथ, आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे। विंग तो सचमुच में इस समय घर पे हो। हाँ जे मैं घर पे ही हूँ, क्या हुआ आपको, जल्दी से जल्दी वैनिंग के साथ हॉस्पिटल आओ, मुझे तुम्हें अपनी आंखों से देखना है। जे आप तो एकदम रोमांटिक वे में क्यों बात करो, अधिकतर जब भी आप फ़ोन करते हो तो मुझ पर चिल्ला रहे होते हो, आज
मुझसे मिलना है? क्या बात है, आज आपको अपने छोटे भाई का चेहरा देखने का मन है क्या? विंग, बकवास मत करो, मैं जो कह रही हूँ वो सुनो। तुरंत मुझसे मिलने हॉस्पिटल आओ। अगर तुम और वैनी 15 मिनट में यहाँ नहीं पहुँचे तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। जिस चीज़ से विंग एकदम घबरा के फ़ोन रखता है, और सचमुच में अब वो थोड़ा सा अपनी सीजे के लिए परेशान है। आज तक उसकी बड़ी बहन यानी वैनची कभी इतना परेशान नहीं हुई, लेकिन आज वो विंग से मिलने के लिए इतनी बेताब क्यों है? इसलिए बेचारा विंग जल्दी से रेडी होके अपने भाई यानी वैनिंग के साथ हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल अलग है। जियांग फैमिया बहुत ज़्यादा परेशान होके अब कॉरिडोर में डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। उनकी वाइफ दूसरे रूम में एडमिट हो गई है। मैडम यू को इतना बड़ा झटका लगा अपने छोटे बेटे की हालत को देख के कि अब वो एडमिट है, जिसका ध्यान जियांगशान को रखने के लिए जैन फैमिया ने बोला हुआ है। वहीं जैसे ही डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आता है तो बिना टाइम गवाए जैन फैमिया उनसे मिलना चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टर उनसे मिले नहीं थे। ऑब्वियसली वो पहले जियांग वुशान को एक रूम में शिफ्ट करके उसे अच्छे से ऑब्जर्व करके कि और उसके बाद ही रिपोर्ट लास्ट देना चाहते थे उसके पेरेंट्स को यानी जियांग फैमिया को। जब जियांग फैमिया को फाइनली डॉक्टर अपने कैबिन में बुलाता है तो वो बिना टाइम गवाए दौड़ के उसके कैबिन में घुस जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनके सन यानी जियांग वुशान की बहुत बुरी हालत है। उनके बहुत सारे फ्रैक्चर्स और सर में बहुत गहरी चोट है। इस समय एग्जैक्टली जियांग वुशान के साथ क्या हुआ वो नहीं बता सकते, लेकिन सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर 24 आवर में जियांग वुशान को होश नहीं आया तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है। ये 24 आवर उनकी लाइफ के सबसे क्रूशल टाइम है। कहीं ना कहीं ये बात सुन के जैन फैमिया की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सिर्फ 24 घंटे सिर्फ जियांग वुशान के लिए नहीं, बल्कि इस पूरी जियांग फैमिली के लिए एक क्रूशल टाइम है। बेचारे जियांग वुशान की हालत को देखकर उनके फादर की जो हालत है वो कोई शब्दों में बता नहीं सकता। एक फादर अपने बच्चे को इस हालत में देखकर कैसा रिएक्ट कर सकता है? वो तो सिर्फ सर झुका के भगवान से दुआ करते हुए आंखों में आंसू भरे हुए उस डोर से बाहर निकल रहे थे, जब वो सामने से दो लोगों को उन्हें क्रॉस करता हुआ देखते हैं। जैसे ही ये दोनों उन्हें क्रॉस करके आगे की तरफ जहाँ पे बाकी सारे ट्रेनी डॉक्टर बैठते हैं उस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ जियांग फैमिया की नज़र भी घूमती है। वो उन्हीं दोनों का पीछा करते हुए पहुँच जाते हैं। जब वो देखते हैं एक डॉक्टर जो शायद ट्रेनी है, ज़्यादा एज की नहीं है, शायद अभी यंग ही है, 22 या 21 ईयर ओल्ड ही होगी। वो बहुत प्यार से सामने खड़े हुए पर्सन को प्यार से देख रही है और बहुत प्यार से उसकी बॉडी को चेक कर रही है। अरे जे क्या हो गया है आपको? आप मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई क्या? लेकिन आज तो मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी है। आई प्रॉमिस, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया। मैं अपनी जॉब पे बहुत अच्छे से गया और हाँ, मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली। फिर आपको एकदम से मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या हुआ है आपको? विंग अपनी जे यानी वेंचिंग से पूछ रहा है। वहीं वेंचिंग कह रही है तो तुम ठीक हो? बस मैं यही जानना चाहती थी, मैं घबरा गई थी। मैंने जब तुम्हें तुम्हारे जैसे उस इंसान को उस ऑपरेशन थिएटर में देखा तो मेरी जान निकल गई। कौन सी ऑपरेशन थिएटर में और कौन इंसान? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ आपकी आंखों के सामने। अगर तुम ठीक हो तो वो इंसान कौन है जिसका अभी मैंने ऑपरेशन होते हुए देखा, जिसकी हालत इतनी बुरी है? वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, जैसे वो तुम ही हो, लेकिन तुम और वो बेचारी वेंजी अपने शब्दों में कैसे विंग को समझाए कि तो कुछ ही देर में उसकी क्या हालत हो गई थी। वो जिस इंसान का अभी ऑपरेशन हुआ है वो बिल्कुल विंग जैसा दिखता है, वो ये कहना चाह रही है। लेकिन इससे पहले वो कुछ बात पूरी करती, पीछे से एक आवाज़ बोलती है, वो इसका भाई है। जिस चीज़ से सबकी नज़र उस तरफ जाती है। अब जियांग फैमिया बिल्कुल विंग के पास आके खड़े हो जाते हैं और बहुत प्यारी भरी नज़रों से विंग को देखने लगते हैं और बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ फिराते हैं और बोलते हैं, तुम विंग हो ना? जिस चीज़ से विंग अब शॉकिंगली पहले जियांग फैमिया की तरफ देखता है और फिर अपने भाई बहनों की तरफ देखता है और फिर उनकी तरफ देखकर सर में हाँ की तरह हिलाता है, जिससे जियांग फैमिया थोड़ी इमोशनल आवाज़ से कहते हैं, तुम्हारे फादर वी चांद से कहाँ हैं? मुझे बहुत दिन से वो तुम्हारी और तुम्हारे फादर की कोई खबर नहीं मिली थी, पर अब तुम्हें मैं देखकर बहुत मन में बहुत खुश हूँ। कहाँ है तुम्हारे फादर? इस चीज़ से अभी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। पीछे खड़े वेंचिंग और वैनिंग भी इमोशनल है। अभी इमोशनल भरी आवाज़ में कहते हैं, वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए, अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्या? पर ये सब कब हुआ? कैसे? आज से 10 साल पहले फादर की डेथ हो गई थी
उनकी हालत बहुत बुरी थी और इसी हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी लास्ट सांस ली थी। क्या तुम लोग इसी शहर में थे? पर हम मुझे क्यों नहीं पता चला? मैंने तो वी चांसी को बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझाया था कि उसे जब मेरी ज़रूरत पड़ी वो मेरे पास आ सकता है, तो उसने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? इस बात पे अभी ज़्यादा कुछ बोलता नहीं, बस इतना ही बोलता है, मुझे नहीं पता उन्होंने आपको फ़ोन क्यों नहीं किया था, लेकिन सच्चाई ये है कि अब मेरी कोई फैमिली नहीं है कहने के लिए। बस मेरे पास रह रह के 2 ही फैमिली मेम्बर रह गए, मेरी जीजे और मेरा भाई वैनिंग। तुम ऐसा मत बोलो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा एक ब्लड रिलेशनशिप अभी भी है। जिस चीज़ से अचानक से विंग उनकी तरफ घूर घूर के देखने लगता है। विंग की तरफ देखते हुए वह जियांग फेमिया बोलना शुरू करते हैं, तुम्हारा सगा भाई, तुम्हारा ट्विंस ब्रदर, वो अभी यहीं है इसी हॉस्पिटल में, और शायद उन्हीं को देखकर तुम्हारी बहन की हालत ये हो गई है। वो उसी ऑपरेशन थिएटर की बात कर रही है जिसमें तुम्हारा भाई था। जिस चीज़ से अब विंग शॉकिंगली जियांग फेमिया की तरफ देखता है। उसका ट्विन ब्रदर, उसे तो पता ही नहीं कि उसका कोई भाई भी था, और उसका भाई दुनिया में है और उसे उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। उसके फादर ने तो कभी उसे बताया नहीं कि उसका कोई भाई भी था। उसे ये पता था कि उसके बर्थ के समय ही उसकी मदर की डेथ हो गई थी, जब वो डिलीवरी टाइम के प्रोसेस में मतलब कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी। लेकिन उसका एक ट्विंस ब्रदर है, ये चीज़ तो विंग के लिए बहुत बड़ा शौक थी। इसलिए विंग अब शॉकिंगली जियांग फेमिया की तरफ देख रहा है। जियांग फेमिया उसके क्वेश्चंस को और इसके शौक को समझते हुए अब विंग के हाथ पकड़ के उसे जियांग वुशान के रूम के या एक तरीके से जिस जगह वो अभी है उस जगह ले जाते हैं। जैसे ही विंग वहाँ पे जियांग फेमिया के साथ पहुँचता है तो पीछे से वैनजिंग और वैनिंग जो विंग के साथ आए थे वो सब लोग शॉकिंगली अब सामने बेड पे जो पर्सन है उसे देख रहे हैं। हूबहू विंग वुशान, बिल्कुल विंग जैसा चेहरा, बिल्कुल विंग जैसी आयन नक्श, वही रूप वही रंग, एकदम से जैसे ये विंग ही हो। इसी कारण शायद वैनजिंग की भी हालत इतनी बुरी हो गई थी। अब विंग उस इंसान को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। सचमुच में उसके पास भी एक ब्लड रिलेशनशिप है, उसके पास एक भाई है, हाँ वैसे उसके पास एक अपना है, एक परिवार का कोई इंसान है। एक 7 साल का विंग जब बिल्कुल पूरी इस दुनिया में अकेला हो गया था, इसी हॉस्पिटल में उसके फादर ने लास्ट सांस ली थी, तब उसे लगा था कि अब वो दुनिया में अकेला है, लेकिन उसका कोई अपना भी था, उसका एक भाई था। ये जानकर विंग बहुत इमोशनल हो जाता है। ऊपर से इस समय अपने भाई की हालत को देखकर भी बहुत इमोशनल है। उसके भाई इस समय इस बेड पे है और अब उसके फेस पे बहुत बड़ा ऑक्सीजन मास्क लगा है, पूरे शरीर पे बहुत सारी पट्टियाँ बंधी हुई हैं, चेहरे पे काफ़ी सारे घाव हैं, सर के पास पट्टी बंधी हुई है, एक तरफ का चेहरा पूरा छिल चुका है। एक तरीके से इस समय इस इंसान की हालत को देखकर विंग की आंखों में भी इमोशनली आंसू आ जाते हैं। वहीं जियांग फेमिया रोते हुए अब विंग को देखते हैं और बोलते हैं, ये तुम्हारा भाई है जिसकी ध्यान रखने की जिम्मेदारी मैंने ली थी। तुम्हारी फैमिली ने इसे मुझे दिया था, पर देखो मैं फ़ेल हो गया, मैं तुम्हारे भाई को सेव करने में फ़ेल हो गया। देखो तुम्हारा भाई, वो भाई जिसे शायद तुमसे खुशी से मिलके गले लगना चाहिए, आज वो इस बेड पे पड़ा है और मुझे पता भी नहीं ये कभी उठ पाएगा या नहीं उठ पाएगा। जियांग फेमिया रोते हुए ये बात जब विंग से बोलते हैं तो विंग भी इमोशनल हो जाता है। वो बहुत सबको इग्नोर करता हुआ अब बिल्कुल विंग जियांग वुशान के पास आके खड़ बैठ जाता है। वो अपने कांपते हुए हाथ से उस हाथ पे हाथ रखता है, जिस हाथ में अभी बहुत सारी ट्यूब्स मतलब एक तरीके से सुई लगी हुई हैं, जिससे उसे पर उसके हाथ पे कांपते हुए हाथ रखे जैसे ही विंग उसे टच करता है तो विंग की आंखों से भी अब आंसू बहने लगते हैं। दूसरी तरफ जियांग वुशान की हालत और क्रिटिकल हो जाती है। अचानक से वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है, अचानक से उसकी बॉडी बहुत ज़ोर ज़ोर से मूव करने लगती है, जैसे अचानक से उसे अटैक आया, जिससे वहाँ पे खड़ी हुई वैनजिंग बहुत घबरा जाती है। और यहाँ तक कि जियांग फेमिया भी विंग भी अब घबराहट में इस मतलब जियांग वुशान को देख रहा है। तुरंत डॉक्टर के लिए वैनजिंग एक बेल रिंग करती है, जहाँ बहुत सारी नर्स और डॉक्टर उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। ऑब्वियसली इमरजेंसी केस था तो यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर एक्टिव थे। तुरंत दोबारा से जियांग वुशान का ऑपरेशन की बात की जाती है, जिसे जियांग फेमिया तुरंत अग्री कर देते हैं। इस समय उसके ब्लड की भी कमी थी, पहले ही बहुत ब्लड लॉस हो गया था और अभी ही ऑपरेशन हुआ है, दोबारा से ब्लड के लिए इंतजाम करने के लिए बोला जाता है। जियांग वुशान का ब्लड रेयर ऑफ द ब्लड्स में से एक था।
इसलिए तुरंत उस ब्लड की जब बात होती है तो विंग को याद आता है कि उसका ब्लड भी सेम है और वो अपने भाई को ब्लड देने के लिए उस रूम में चला जाता है। विंग अब अपने भाई के लिए ब्लड देके जैसे ही रूम से बाहर आता है तो वहाँ रुक नहीं पाता और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, जिसे जियांग फैमिया हाथ पकड़ के रोक लेते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे अपने जन्म को लेकर, अपने माँ बाप को लेकर, अपने भाई को लेकर। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। और ये बोलने के बाद अब जियांग फैमिया विंग को लेकर उस हॉस्पिटल के बाहर एक छोटे से रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली शोर मच रहा है। अब वो दोनों एक ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ वो दोनों अकेले में एक दूसरे से सारी बातें कर सके। अब एक छोटे से कैफे में जियांग फैमिया एक तरफ बैठे हैं और उनके अपोजिट चेयर पे हमें इस समय विंग और उसका दो भाई वैनिंग बैठे हुए हैं। ये दोनों अब जियांग फैमिया की तरफ देख रहे हैं। जियांग फैमिया बोलना शुरू करते हैं, मेरा नाम जियांग फैमिया है, तुम शायद मुझसे पहली बार मिल रहे हो। मैं एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट ओनर हूँ। मेरे रेस्टोरेंट्स की लोटस पेयर नाम के रेस्टोरेंट की काफ़ी सारे चेन्स भी हैं और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि एक समय था जब तुम्हारे फादर मेरे लिए ही काम करते थे। वीचान से मेरे ड्राइवर थे। ड्राइवर के साथ साथ वो मेरे पर्सनली बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मेरे घर के मेंबर जैसे थे वो। मेरी फैमिली का हर मेंबर उन्हें जानता था और मैं भी तुम्हारी फैमिली को बहुत अच्छे से जानता था। वो फ्लैशबैक स्टार्ट होता है आज से करीबन 17 से 18 साल पहले की बात है, जब जियांग फैमिया की वाइफ यानी मैडम यू अचानक से प्रेग्नेंट हो गई थी। वह मैडम यू की ये प्रेगनेंसी जियांग फैमिया और मैडम यू के लिए काफ़ी बड़ा शौक थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही मैडम यू ने अपने दूसरे बेटे चाइल्ड यानी जनचाक की डिलीवरी की थी। पर ये अचानक से हुई प्रेगनेंसी से जियांग फैमिया थोड़े डरे हुए थे, क्योंकि अभी उनका बेटा बहुत छोटा था, कुछ सिर्फ 6 महीने का ही था। जब वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई तो वो चाहते थे कि शायद मैडम यू इस प्रेगनेंसी को ना रखे, लेकिन अचानक से मैडम यू को जैसे इस अनबॉर्न बेबी से ही एक अजीब सी अटैचमेंट हो गई थी। उन्होंने अपनी हेल्थ को इग्नोर करके और अपनी इस अर्ली प्रेगनेंसी को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ तक कि उन्होंने जियांग फैमिया से भी बहुत रिक्वेस्ट की। जियांग फैमिया इस प्रेगनेंसी के लिए शुरुआत में सपोर्ट भी नहीं थे, लेकिन बाद में जब मैडम यू को इस तरीके से इस अनबॉर्न बेबी के लिए प्रोटेक्टिव और इतना ज़्यादा एक्साइटेड देखा तो वो भी मना नहीं कर पाए। वहीं मैडम यू अपने इस अनबॉर्न बेबी से इतना कनेक्टेड थी, क्योंकि उन्होंने ही इसे रखा था। वो चाहती थी इसे बर्थ देना, कि वो पहले से ही इस बेबी के लिए कपड़े लाना, बेबी के लिए चीज़ें जोड़ना शुरू कर चुकी थी। ऑल्दो उनके पास ऑलरेडी 2 बेबी थे, लेकिन उसके बावजूद वो इस बेबी के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। कहीं ना कहीं मैडम यू की इस एक्साइटमेंट से जियांग फैमिया को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही थी। वो खुश थे कि उनकी फैमिली खुश है, उनकी वाइफ खुश है, वो बहुत रिच थे, तो एक और बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए वो इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। और उसी समय उन्हीं के ड्राइवर यानी वीचांसे की वाइफ भी प्रेग्नेंट थी। वीचांसे की वाइफ को ट्विंस थे। ये बात उन्हें अभी स्कैन में पता चली थी, जिसके कारण वीचांसे थोड़ा परेशान थे। आज वो ड्राइव करते हुए भी थोड़ा अपसेट हो रहे थे, जबकि मैं जियांग फैमिया ने उन्हें समझाया कि अच्छा है ना, एक ही बार में उनकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, एक ही बार में उनके पूरी मतलब 2 बेबी हो जाएंगे, तो उन्हें दोबारा से प्रेग्नेंट होना, दोबारा से डिलीवरी के पैसे भी बच जाएंगे। इस तरीके से मजाक में जब जियांग फैमिया वीचांसे को समझाते हैं तो वीचांसे भी समझ जाते हैं। वहीं वीचांसे की वाइफ यानी चांसा सेरेन अब पहले से इमेजिन करने लगी थी कि उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, उनके एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय हो जाए, जिससे वो पहले से ही अपने बेबी बॉय का नाम वुशान बताती थी, यानी वी वुशान रखेंगी, और बेबी गर्ल का नाम आनिंग रखेंगी। अब वो समय आ ही गया जिस समय का इन दोनों फैमिली को वेट था, यानी डिलीवरी का दिन। ये सेम डे ही दोनों एडमिट हुई थी। वीचांसे तो नॉर्मल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए सोच रहे थे, लेकिन जियांग फैमिया क्योंकि वो वीचांसे को अपना दोस्त जैसा मानते थे, उन्होंने जब सेम डे ही इन दोनों के एक तरह से पेन स्टार्ट हुआ तो उन दोनों को एक ही जगह एडमिट करवाया था, एक बड़े से हाई फाई से हॉस्पिटल में दोनों की डिलीवरी हुई। हैरानी की बात यह है इन दोनों की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थी। जैसा शुरुआत से ही जियांग फैमिया डर रहे थे वैसा ही हुआ। एकदम से अर्ली प्रेगनेंसी के कारण पहले से ही डिलीवरी के बाद उनकी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं हुई थी, तो मैडम यू का बेबी सर्वाइव नहीं कर पाया। ये एक बेबी बॉय ही था, लेकिन इसके बाद देते ही इसकी डेथ हो गई। इसकी हार्ट रेट बहुत लो थी और ये बहुत वीक भी था, इसलिए ये बेबी सर्वाइव नहीं कर पाया।
वहीं इस पर डिलीवरी के समय मैडम यू की हालत भी काफ़ी सीरियस हो गई थी, इसलिए मैडम यू अभी बेहोश ही थी। उन्हें होश ही नहीं आया था। उन्हें पता ही नहीं कि जिस बेबी के लिए वो इतनी एक्साइटेड थी अब वो इस दुनिया में नहीं है। वो ये इस चीज़ से जैन फैमिली बहुत ज़्यादा अपसेट थे। अपने बेबी की बर्थ देते ही डेथ की खबर से वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जब उन्हें एक और इंसान के रोने की आवाज़ आई, जब उनका ध्यान उस तरफ गया तो ये कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के ड्राइवर, उन्हीं के फ्रेंड वी चांसे थे, जो फ्लोर पे बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। और साइड में खड़ी हुई दोनों नर्स उन्हें देख रही हैं। उन नर्स के हाथ में 2 बेबी हैं, लेकिन वी चांसे उन बेबी को गोदी में ना लेकर बल्कि फ्लोर पे बैठ के अपना सर पटक रहे हैं और बहुत रो रहे हैं। जिन्हें देखकर जैन फैमिली उनके पास जाते हैं और उन्हें संभालते हुए पूछते हैं क्या हुआ। तभी वी चांसे रोते हुए बताते हैं कि उनकी वाइफ सर्वाइव नहीं कर पाई। ये एक ट्विंस की डिलीवरी का टाइम था, जो मदर के लिए भी बहुत कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ था। उनकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो रही थी और वो अपने सेकंड बेबी को बर्थ देते ही इस दुनिया को छोड़ गई। उनके 2 सन हुए हैं जिनके बारे में सोच के अब वी चांसे बहुत रो रहे हैं। वो एक गरीब परिवार है, वो ऊपर से वो अपनी बीवी के बिना कैसे अपने दोनों बच्चों को, ट्विंस को संभालेंगे। वो इस बात को सोच के ही रो रहे हैं। इस बात पे अब जैन फैमिली अचानक से वी चांसे को देखते हैं और बोलते हैं कि क्या वो इनका एक बेबी ले सकते हैं। वो जानते हैं कि वो एक साथ एज अ सिंगल फादर 2 बच्चों का ध्यान नहीं रख पाएंगे, इसलिए अगर वो चाहें तो उनका एक बेबी वी चांसे का एक बेबी जैन फैमिली गोद लेना चाहते हैं। इस बारे में जब वी चांसे सुनते हैं तो उनकी आंखें शौक में बड़ी हो जाती हैं। अब जैन फैमिली दोबारा सुने मनाते हुए बोलते हैं, वो जानते हैं एक साथ 2 बच्चों का खर्चा उठाना उनके लिए, फैमिली के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा और ऊपर से अब तो वो बिल्कुल अकेले होंगे। घर बाहर दोनों की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल होगा और वैसे भी वो अपना एक बेबी खो चुके हैं। अब जैन फैमिली बताते हैं कि उनके बर्थ लेते ही डेथ हो गई, तो वो इस बेबी को लेकर अपनी वाइफ को ठीक करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि जैसे उनकी वाइफ आँख खोलेगी तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वो कब से इस बेबी के लिए खुश थी। इस बेबी को बर्थ देने के लिए वो एक टाइम पे पूरी फैमिली से लड़ पड़ी, अपने हस्बैंड से लड़ पड़ी, लेकिन इस बेबी को बर्थ देना चाहती थी। अगर उन्हें पता चलेगा वो बेबी ही डेथ पैदा हुआ है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी, वो सोच के कहीं ना कहीं जैन फैमिली डरे हुए हैं और इसीलिए वो ये बेबी अपनी वाइफ को देना चाहते हैं एज अ उनके सन के नाम से। जिस चीज़ को वी चांसे भी समझ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर उनका एक बेबी एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिएगा तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है। वैसे भी वो बहुत गरीब हैं, वो इन दोनों को एक स्टैंडर्ड, एक वो वाला स्टैंडर्ड, वो वाली एजुकेशन, वो वाली लाइफस्टाइल तो नहीं दे सकते जो जैन फैमिली के घर में उनके बेबी को मिलेगी। इसलिए वो अपनी गर्दन हाँ में इस बात के लिए अग्री हो जाते हैं। तुरंत जैन फैमिली उनमें से एक बेबी नर्स से लेकर उसे अपनी गोद में ले लेते हैं और बहुत प्यार से उस बच्चे को देखने लगते हैं और इमोशनल होते हुए वी चांसे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैं थोड़ी देर में तुमसे फिर से मिलने आता हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से उस बेबी को लेकर तुरंत अपनी वाइफ के रूम में चले जाते हैं और उनके पास जाकर उस बेबी को लिटा देते हैं। वो खाली पालना जिसमें अभी कोई बेबी नहीं था, उनके डेथ बेबी को वो खुद सारे डांस रिचुअल करते हैं और उस खाली पालने में अपने बेबी, इस छोटे से वी चांसे के बेटे को यानी जियांग वुशान को लिटा देते हैं। यहाँ तक कि उन्हें पता था, वी चांसे उन्हें बताते थे कि उनकी वाइफ उनके बेबी सन का नाम वुशान रखना चाहती हैं। इसी कारण वी चांसे इस बेबी का नाम भी जियांग वुशान ही रखते हैं। वैसे ही मैडम यू इस बेबी को अपना ही बेबी मानकर, यही सोचकर कि ये उन्हीं का बेटा है, बिना जाने कि ये उनका नहीं बल्कि उनके हस्बैंड ने उनके ड्राइवर से लेकर उन्हें दिया है, इस बेबी को अपना बेबी मान के उतना ही प्यार करने लगती हैं। जब वे एक से जैन फैमिली सारे रिचुअल करके अपने डेथ बेबी की बड़ी करके अपनी वाइफ को नया बेबी देकर दोबारा से वी चांसे से मिलने जाते हैं तो उन्हें शौक लगता है, क्योंकि वी चांसे वहाँ से अपने बेबी को लेके कहीं चले गए। जैन फैमिली वी चांसे से मिलना चाहते थे, उन्हें कुछ बताना चाहते थे, लेकिन शायद वी चांसे नहीं चाहते थे। वी चांसे जानते थे कि उनके दोनों बेबी आइडेंटिकल ट्विंस हैं, यानी बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर वो वहाँ बर्थ रहते, उनका बच्चा वहाँ बड़ा होता तो जैन फैमिली की बाकी फैमिली इस चीज़ को एकदम से देखकर पहचान जाती, क्योंकि वो दोनों सेम टू सेम दिखते। इसी कारण वो वहाँ से विंग को लेकर हमेशा के लिए जैन फैमिली को से बिना मिले, बिना अलविदा करे कहाँ चले गए, जैन फैमिली को पता ही नहीं चला। जैन फैमिली ने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें वी चांसे के बारे में कुछ पता नहीं चला। इस तरीके से वी चांसे जब विंग को उसके पेरेंट्स के बारे में, उसके बर्थ के बारे में, उसके भाई के बारे में बताते हैं तो विंग की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। उसे पता ही नहीं था कि उसके फादर ने उससे इतना बड़ा राज छुपा रखा था।
विचांसे ने तो विंग को भी कभी नहीं बताया कि उसका एक भाई था, और ये बात उन्होंने अपनी लास्ट बार तक यानी जब वो मरे तब भी नहीं बताई। इस चीज़ से विंग को थोड़ा शौक लगता है, लेकिन विंग कुछ कह नहीं पाता। अब जैन फैमिया और विंग वहाँ शांत बैठे हुए हैं और आज का पार्ट यहीं रुकता है। तो फाइनली ये स्टोरी के बारे में आपको थोड़ा सा तो आइडिया मिल गया होगा। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हमारे विंग और जियांग वुशान जुड़वा भाई हैं, यानी विंग यहाँ पे अपने भाई क्या साथ क्या हुआ, क्या कारण था कि उसके भाई ने इतना बड़ा कदम उठाया, सुसाइड जैसी चीज़ के बारे में सोचा, वो जानने के लिए अपने भाई की जगह लेगा और कैसे वो उन सारे बुलीज के बारे में पता करेगा, अपने भाई के पास के बारे में पता चलेगा, अपने भाई के लिए वो कैसे स्टैंड लेगा, कैसे सारा कुछ करेगा, ये आपको स्टोरी में आगे दिखाई देगा। और हमारे लांग वांगी से भी तो मिलेगा। तो हम इस तरीके से स्टोरी को मैं मतलब एक्सप्लेन करूँगी और एक तरह से आपको बेस बता चुकी हूँ, थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे चुकी हूँ। कमेंट में बताइए आपको ये कैसा लग रही है स्टोरी के रिगार्डिंग, आप मुझे और क्या फीडबैक देना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगे। ज़्यादा पार्ट नहीं है तो फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय, टेक केयर।